को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान में पाठ जो है वो प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन से 33 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। कॉन्सेप्ट के साथ इसे हम आपको बताएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तब। और हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ ये बहुविकल्पीय बताते चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले बहुविकल्पीय से, जो इस प्रकार दिया गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है। परावर्तक तल जिसमें प्रकाश की किरण आर पार हो जाए, जैसे गोलीय दर्पण है। इस तरह से अगर हमने बना दिया यह हमने इस तरह से बना दिया। अगर अंदर की ओर पालिश है, उभरा हुआ तल है, तो ये होता है उत्तल दर्पण। और अगर हमारा उभरे हुए तल पर पालिश है और ये अंदर वाला तल है, इसे बोलते हैं अवतल, अवतल दर्पण। और ये जो है प्रकाशीय तल है, यानी यहां से किरण जा रही है, तो ये तल क्या कहलाएगा? ये तल कहलाएगा द्वारक। द्वारक का मतलब जिससे किरण हमारी जा सकती है। तो याद रखना, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल को, व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है। ध्रुव तो ये होता है, जैसे मुख्य अक्ष है हमारा, तो ये ध्रुव पी है, तो ये तो ध्रुव एक पॉइंट हो गया। वक्र त्रिज्या जिसका ये भाग होता है, उसकी त्रिज्या को वक्र त्रिज्या कहते हैं। फोकस दूरी जहां पर प्रकाश किरण मिलेगी उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ फिलहाल आंसर होगा द्वारक से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि वाहन मतलब जैसे ट्रक है, बस है, मोटरसाइकिल है, कार है। पश्चित, पश्च का चित्र का मतलब होता है दृश्य का मतलब पीछे का चित्र देखते हैं। दर्पण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अवतल दर्पण के रूप में, उत्तल दर्पण के रूप में, समतल दर्पण के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, अगर हमें पीछे की इमेज चाहिए तो आप सब लोगों को पता होगा कि उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं सभी वाहनों में। जैसे हमने देखा होगा राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ट्रक हो, बस हो, वहां पर उत्तल दर्पण ही लगा होता है, ताकि प्रतिबिंब जो है वो छोटा दिखाई दे और बड़े से बड़ी चीज का आकार जो है वो छोटे से प्रतिबिंब में आ जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कह रहा है वस्तु का आभासी। ध्यान दीजिएगा, वस्तु का आभासी बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। किससे बनता है? अवतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है, समतल में बनता है, या इसमें से कोई नहीं। तो याद रखना, आभासी और बराबर बन रहा है तो केवल बनेगा समतल दर्पण में। आभासी प्रतिबिंब भी हो और बराबर भी हो तो वह बनेगा हमारा समतल दर्पण में। अगले प्रश्न की ओर, जो दिया गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, आभासी है, सीधा है तथा वस्तु से छोटा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। वास्तविक नहीं बनता है, वास्तविक बनता है अवतल दर्पण में। आवाज उल्टा नहीं बनता है, याद रखना। और यहाँ लिखा है आभासी सीधा, लेकिन बड़ा बड़ा नहीं बनता है, तो छोटा याद रखना है कि उत्तल दर्पण है तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है या छोटा बनता है? बराबर बनता है समतल दर्पण में, याद रखना। तो ये तो छोटा तो कैंसिल हो गया और बड़ा भी कैंसिल हो गया, यानी इन दोनों में चाहिए हमारे लिए। तो याद रखना कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है सदैव आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध है। वक्रता त्रिज्या क्या बोलते हैं? आर। फोकस दूरी क्या होती है? इनके बीच में संबंध क्या है? एफ बराबर आर, या एफ बराबर 2r, या एफ बराबर r/2, या एफ बराबर 3r। तो 3r तो होता नहीं है और दोनों मान बराबर होते नहीं। अब इन दोनों में ऑप्शन सही होना है। याद रखना, वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है तो वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दोगुनी के बराबर होती है। तो ये वाला तो ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे एफ बराबर 2r दिया तो ये नहीं, कैंसिल हो गया। ऑप्शन कैसा सही हो गया? बी, क्योंकि एफ है तो ये दो गुणे में काय में आएगा? एफ बराबर आएगा r/2, यानी फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है कितनी? 20। तो फोकस दूरी क्या होती है? एफ। एफ बराबर है 20 सेंटीमीटर।
तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी। अभी हमने बताया था कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो यहाँ लगा देंगे r बराबर 2 गुणे फोकस दूरी कितनी है 20, तो 20 दूनी कितने हो गए 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी की दोगुनी होगी वक्रता त्रिज्या, तो कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, डी वाला सही है, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये याद रखिएगा कि एक एक चीज जो है आप कॉन्सेप्ट में मतलब रिवाइज कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा ताकि आपको याद रहे चीजें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है दो माध्यमों के समीप वो सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण होगा। आपतन कोण पूछ रहा है कौन सा होगा। जैसे मान लीजिए ये एक दोनों तरफ पारदर्शी माध्यम है, यहाँ पे कहा गया है पारदर्शी माध्यम, नहीं कहा कोई यदि दोनों माध्यम है तो पारदर्शी माध्यम ही होंगे। लंबवत किरण आ रही है यानी ये अभिलंब होता है, अभिलंब पर ही यही किरण सीधे यहीं से किरण भेज रहे हैं, तो ये क्या होगा किरण बिल्कुल बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, कोई कोण नहीं बनाएगी। जब कोई कोण नहीं बनाएगी तो किरण ऐसे निकल गई, तो अभिलंब के साथ इसका क्या कोण बनेगा, अभिलंब के साथ कोई भी कोण नहीं बनेगा, तो आपतित किरण क्या होगी हमारे पास में 0 होगी। अब ये हो सकता है कि माध्यम कौन सा सघन है कौन सा माध्यम है, तो इधर किरण हो सकता है कि वो इधर जाए, लेकिन याद रखना जब अभिलंब पे जा रही है तो अभिलंब के साथ आपतित किरण कह रहा है, देखो आपतन कोण, आपतन कोण हमेशा क्या होगा 0 होगा अगर लंबा जा रही। अगर यहाँ से जा रही होती तो हमारा कोई कोण बनता आपतन कोण के साथ में, लेकिन लंबवती जा रही है इसलिए कोण इसका बनेगा 0 बनेगा। अगले प्रश्न की ओर जो दिया गया है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो दर्पण का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। याद रखना समतल दर्पण है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, ये याद रखना है। तो याद रखना है 10 ही सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु इधर रखी होगी तो दर्पण के पीछे जो है वो प्रतिबिंब बनेगा आभासी। अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, अवतल दर्पण है तो आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति बताइए। याद रखना अवतल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, एक ही कंडीशन होती है जब आभासी बनता है, वो है जब ध्रुव P और फोकस दूरी के बीच में जब वस्तु रखेंगे तो जो है प्रतिबिंब सदैव जो है आभासी और बड़ा और बनेगा दर्पण के पीछे। तो क्या रखा जाएगा, ध्रुव व फोकस के बीच में वस्तु रखी जाएगी, ये हमें याद रखना है कॉन्सेप्ट के साथ में कि ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, और कहाँ बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। अगले प्रश्न की ओर जिस प्रकार दिया गया है कि एक लेंस 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा कैसा प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब, और आवर्धन कितना दिया हुआ है m दिया हुआ है मान लीजिए 0.5, यह है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी u, और u सदैव क्या लेते हैं ऋणात्मक माइनस के 0.2 मीटर। आगे है आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब में m बराबर काय में लेते हैं प्लस में लेते हैं, कितना है 0.5 मीटर। अब क्या करना है हमारे लिए u निकालना है, उसके बाद ही तो फोकस दूरी निकलेगी, तो u निकाल लेते हैं। क्या सूत्र होता है हमारे पास में, वो u है, v निकालना है, m बराबर v बटे u, m का मान 0.5 बराबर v निकालना है, u का मान कितना है माइनस के 2 0.2, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक तिरछी गुणा कर लेंगे तो v बराबर हो जाएगा माइनस के इसकी गुणा इससे हो जाएगी यानी 0.5 गुणे में 0.2 यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करते हैं। देखिए जब गुणा करेंगे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, अगर इसकी गुणा करते हैं 0.1 से तो इसके माइनस में आएगा 0.1 मीटर, कर देते हैं। देखिए 0.5 की गुणा 0.2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 पंजे 10, और यहाँ 0 से गुणा करें 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 आएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर 0 आएगा 0.2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद में, तो लास्ट में 0 हटा देंगे तो 0.0 आ जाएगा, तो 0.1 आएगा, ये आएगा v। लेकिन हमें निकालना है फोकस दूरी, है क्या हमारे पास में लेंस है, लेंस के लिए क्या सूत्र होता है, लेंस के लिए होता है 1/f बराबर 1/v, और माइनस में होता है 1/u, ये फोकस दूरी के लिए होता है। 1/f बराबर 1/v, v का मान बताइए क्या है माइनस में है, माइनस में 0.1, फिर माइनस 1/u, u का मान कितना है, u का मान है माइनस के 0.2, तो यहाँ लिखेंगे देखिए 1/f बराबर ये माइनस का ऊपर पहुंच जाएगा माइनस का 1/0.1,
यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ऊपर 1 दशमलव लगा दीजिए 0, नीचे क्या है 0.2, दशमलव से दशमलव क्या हो गया कैंसिल, यहाँ दशमलव से दशमलव क्या हो गया कैंसिल, 1/f बराबर माइनस के ऊपर 10 और नीचे बटे में 1 प्लस यहाँ ऊपर 10 और बटे में कितना है यहाँ पर 2, तो 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10, तो यहाँ हो गए 10 और 10 में से ये माइनस के हैं, 10 में से 5 जाएंगे तो प्लस के माइनस के बचेंगे 5, ध्यान दीजिएगा, माइनस के 10 और ये प्लस के 5, माइनस के 10 में से 5 गए तो काय के बचेंगे माइनस के 5, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर दीजिए और इसे घुमा दीजिए, उल्टा कर दीजिए क्योंकि हमें f का मान चाहिए, तो ये उल्टा करेंगे तो यहाँ हो गया f/1 और यहाँ माइनस में हो जाएंगे, ऊपर 1 नीचे 5, जब 5 से 1 को भाग करेंगे तो 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा और 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 हो गया, तो यहाँ पर लगाएंगे, देखिए माइनस के हो गए 0 कितना 2 और ये मीटर माइनस में आ रहा है, तो कौन सा दर्पण होगा ध्यान दीजिएगा अवतल, ठीक है अवतल लेंस, सॉरी हाँ कौन सा लेंस होगा अवतल लेंस होगा, अवतल, माइनस फोकस दूरी किस में होती है अवतल लेंस में होती है, तो याद रखना अवतल लगना है, और कितना आया 0.2, माइनस नहीं दिया है तो अवतल देखो, पहले तो एक वाले काट लीजिए, ये काट लिए, फिर उत्तल वाला हटा दीजिए, उत्तल वाला हट जाएगा तो कौन सा वाला आएगा अवतल लेंस वाला, तो आंसर इसका होगा 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाएगा, याद रखिएगा ये सवाल है हमारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए जो दिया है इस प्रकार कि यदि उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी जाए, यानी कौन रखी जाए वस्तु रख दी जाए 2f पर, तब इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये अनंत पर बनेगा, 2 कैपिटल F पर बनेगा, F पर बनेगा या F व C पर बनेगा, तो याद रखना जैसे दर्पण में वक्रता केंद्र होता है वैसे यहाँ पर जो है 2f होता है, तो वहां पे भी क्या होता है वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, तो याद रखना 2f पे वस्तु है तो 2f पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ये याद रखना एक एक चीज को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो दिया है इस प्रकार अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनता है, यहाँ बात कर रहा है लेंस की और वो भी अवतल की, जो काम उधर उत्तल दर्पण का होता है वो यहाँ अवतल लेंस का होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है आभासी वहां पर, और कैसा बनता है छोटा, बस यही याद रखना है कि अवतल लेंस में भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा और छोटा बनेगा। चलिए कहा क्या लिखा है देखिए, पहले ही ऑप्शन सही है, आभासी और छोटा बनेगा, अवतल लेंस के लिए आभासी छोटा बनेगा, और याद रखना अवतल उत्तल दर्पण के लिए ये चीज होता है आभासी और छोटा, तो दोनों चीजें याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी ए हमारा बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो दिया गया है कि एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर, पृष्ठ मतलब ये पुस्तक मान लीजिए इसी के ऊपर पुस्तक पर पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर ठीक है से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है तो पुस्तक लेंस है, अब अक्षर बड़े दिखाई दे रहे हैं, पास का अक्षर बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है उत्तल लेंस लगेगा, यानी पास की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा सही है उत्तल लेंस का, और आगे कहा गया है अगर पास में तो किसके पास होगा प्रकाशिक केंद्र के पास होगा, फोकस दूरी के बीच होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ये हमारा डी सही होगा कि प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में पुस्तक का लेंस है, ठीक है पुस्तक जो है लेंस से प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब, आभासी बन रहा है और वस्तु से कैसा बन रहा है बड़ा, ये याद रखना है, प्रतिबिंब बन रहा है किससे बनता है, अब यहाँ दर्पण की बात है तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो है दर्पण में अवतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, ठीक है, और आभासी बनता है बड़ा और आभासी, तो ये बनेगा अवतल दर्पण में, इसमें बनेगा छोटा और क्या बनेगा आभासी बनेगा, समतल दर्पण में आभासी बनता है लेकिन बराबर बनता है, ये याद रखना है, तो कौन सही है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनेगा आभासी बनेगा, कब बनता है जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखी जाएगी तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा बड़ा बनेगा। अगले प्रश्न की ओर, यहां दिया है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, क्षमता को नोट करते हैं पी से, तो पी का मान दिया है 2 डायोप्टर और काय में दिया है प्लस में, कोई दिक्कत नहीं, फोकस दूरी निकलवा रहा है, ठीक है सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में क्या सूत्र होता है वो हमारा सूत्र होता है फोकस दूरी एफ बराबर 100 बटे लेंस की क्षमता पी, और ये काय में आएगा हमारा सेंटीमीटर में आएगा, ये भी याद रखना है। चलिए मान लगा देते हैं एफ बराबर ऊपर 100
और लेंस की क्षमता P बराबर कितनी है 2, तो 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 0 का 0, यानी कि 50 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ये 50 सेंटीमीटर हो गया। याद रखना क्षमता भी प्लस में है और दूरी भी प्लस में आ रही है, तो फोकस दूरी तो उत्तर लेंस ही है, तो उत्तरी लेंस से होगा। ठीक, अगर माइनस में आएगी तो अवतल लेंस होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि एक उत्तल लेंस है कि फोकस दूरी प्लस में ही है, फोकस दूरी एफ बराबर कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर है, तो क्षमता पूछ रहा है भाई, और क्षमता डायोप्टर में सेंटीमीटर में दे रखी है, तो क्या होता है लेंस की क्षमता P बराबर 100 बटे नीचे एफ, और एफ काय में दिया होगा, वो दिया होगा सेंटीमीटर में। चलिए भाई 100 और एफ का मान कितना है 20, तो 20 से काट लीजिए, 20 पंजे 100, और काय में है उत्तल लेंस है, तो ये प्लस में आएगा, तो प्लस में 5, और इसका मात्रक होता है डायोप्टर। इसका मात्रक क्या होता है डायोप्टर, डायोप्टर को नोट करते हैं डी से, ये आंसर हो गया प्लस के 5D, ये इसकी क्षमता होगी लेंस की। अगले प्रश्न की ओर। यहां दिया है, कह रहा है यदि I तथा R क्रमशः आपतन कोण, यानी आपतन कोण कौन है I और अपवर्तन कोण कौन है R, कोण का संबंध है n बराबर साइन I अपॉन साइन R। क्या ओम का नियम है, ओम का नियम क्या होता है V बराबर I इंटू R, ये ओम का नियम है। ठीक है, जूल का नियम नहीं है, न्यूटन का नियम नहीं है, ये कौन सा नियम है स्नेल का नियम है। याद रखना कि प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं, कि आपतित किरण कीजिए यानी साइन आई, आप परावर्तित किरण कीजिए साइन आर का अनुपात एक नियतांक आर होता है, इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा आपका डी। और अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, यानी आर दे रखा है, वक्रता त्रिज्या कितनी है 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी निकालनी है। हम जानते हैं सभी लोग क्या कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है, यानी R/2 होता है। R का मान कितना है 30, बटे में 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो फोकस दूरी हमारी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें 15 सेंटीमीटर वाला, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दे रखा है कि किसी वस्तु का आभासी, किसी वस्तु का आभासी, आभासी के साथ सीधा, सीधा के बाद और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उत्तल लेंस के सामने रखी होती है। ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, बड़ा, तो जैसे अवतल लेंस अवतल दर्पण में होता था ध्रुव और फोकस के बीच में, यहाँ प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है लेंस के मुख्य फोकस पर या फोकस दूरी के दोगुने पर अनंत पर लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच में ही बनेगा, तभी उत्तल लेंस का जो है आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। कब होगा जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी पर सामने रखी होगी वस्तु। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है, कह रहा है घड़ी साज द्वारा प्रयुक्त लेंस कौन। अब घड़ी साज क्या करेगा भाई, घड़ी के पुर्जे क्या होते हैं छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, छोटे छोटे पुर्जों को बड़ा देखने के लिए कौन सा लेंस लगता है उत्तल लेंस लगता है। तो याद रखना जब भी घड़ी साज हो या पढ़ने के लिए हो तो कौन से लेंस की प्रयोग होगा उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। तो याद रखना कौन सा लेंस होगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर कौन सा है बी हमारा बिल्कुल सही है। पढ़ने के लिए हो या घड़ी साज के लिए हो या छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए हो, कौन सा लेंस प्रयोग होगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगले सवाल की ओर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा लेंस भाई, जल, कांच, प्लास्टिक। भाई कांच भी होता है प्रयोग में और प्लास्टिक भी होता है प्रयोग में। अब यहाँ ऑप्शन 2 तो है नहीं, यहाँ लिखा है इन दोनों में से, ये सभी का है और जल का ही बनता है, तो इसीलिए ऑप्शन कौन सही होगा यहाँ पर, ये सभी होंगे, यानी इन सभी का कांच लेंस में प्रयोग किया जाता है, कांच का भी, प्लास्टिक का भी और जल का भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो दिया गया है यहाँ पर कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है यहाँ लिखा है साफ साफ अपरिवर्तित रहती है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई किरण है एक माध्यम से, ये अभिलंब है ना हमारा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्या क्या अपरिवर्तित है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, अपरिवर्तन कह रहा है। वेग वेग बदल जाता है भाई, अगर विरल माध्यम सघन में जाएगा तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य भी इसी प्रकार कम हो जाए, मतलब कम इधर उधर हो जाएगी, लेकिन आवर्ती में अपरिवर्तित रहेगी। याद रखना कि जब कौन सी चीज अपरिवर्तित रहती है, वेग परिवर्तन हो जाता है, तरंग दैर्ध्य का परिवर्तन हो जाता है, केवल आवर्ती ऐसी है
जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। आवर्ती जो है यानी फ्रीक्वेंसी एफ जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है जब दो माध्यमों के बीच में प्रकाश की किरण जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैमरे में प्रयुक्त किया जाता है, भाई उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, दर्पण तो प्रयोग करेंगे नहीं, कैमरा है भाई। और यहाँ पर अब ये तो दोनों कैंसिल हो गए, लेंस की बात हो रही है, ठीक है। लेंस कौन सा प्रयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा, कैमरा हो, सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो, इन सब में जो है उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो कैमरे में उत्तल लेंस और सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस और दूरदर्शी में उत्तल लेंस, इन सब में उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार दिया है। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। कौन से लेंस की बात कर रहा है, अवतल लेंस की बात कर रहा है। अवतल लेंस में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये हमेशा याद रखना है। आभासी बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। बड़ा की तो बात ही खत्म कर दीजिए, बड़े बड़े तो ये काट दीजिए दोनों, ठीक। अब यहाँ पे बात आ गई, आभासी बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है, आभासी उल्टा नहीं बनता है। कैसा बनता है, आभासी अगर बन रहा है तो बनेगा सीधा। तो अवतल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी। अगले प्रश्न की ओर। वक्रता त्रिज्या का मात्रक है, भाई मात्रक क्या है, मीटर, मीटर में भी होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में होता है। जब दो हो गए तो ऑप्शन यही सभी आएगा, और मिलीमीटर में ले सकते हैं भाई। तो याद रखना कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक हो, फोकस दूरी का मात्रक हो, इन तीनों में आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी वाला, ये सभी। अगले प्रश्न की ओर देखिए, कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अवतल दर्पण है, अब फोकस पर वस्तु रखी जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब वस्तु आ जाएगी फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। इतना याद रखना है, अनंत पर वस्तु रखी है तो फोकस से प्रतिबिंब बनेगा, फोकस से वस्तु रखी है तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। ये हमें याद रखना है। अगर आप वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप नए हैं। अगर आप पुराने हैं तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है कि आप हमारे चैनल में अभी भी जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहा है कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा और सीधा और काल्पनिक बनता है। ध्यान दीजिए, दर्पण की बात कर रहा है। दर्पण में वस्तु छोटा किसे बनता है, उत्तल में, और सीधा बनता है, और काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब आभासी बनता है। तो कौन से दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थिर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये भाई फोकस दूरी उत्तल है, दर्पण है, तो प्लस में होगा। एफ का मान कितना है, एफ का मान है प्लस में 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थिर वस्तु है, तो याद रखना यू तो सदैव ऋणात्मक होता है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, प्रतिबिंब निकालना है। दर्पण है, दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u। अगर लेंस है तो माइनस हो जाता है यहाँ पर। f का मान 1/20 और 1/v का मान निकालना है, प्लस 1/u का मान क्या है, माइनस के 1/v 20 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस के 1/20। ये 20 1/20 माइनस का इधर आगे काय का हो जाएगा, प्लस का 1/20 प्लस 1/20 बराबर में कितना है, 1/20। इसको हमने इधर कर दिया, इसको हम इधर कर देते हैं। दोनों काय के हर बराबर हैं तो यहाँ लिख देते हैं। देखिए 1/20 हर बराबर है जब, तो एक बार लिख देंगे 20, ऊपर जैसा लिखा है 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया हमारे पास, 2/20। यहाँ काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 धाम 20। उल्टा करेंगे, देखिए इसे भी उल्टा कर दीजिए और इसे भी उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ क्या होगा, v/1 यानी कि v और बराबर ऊपर 10/1 यानी कि 10। ये सेंटीमीटर आ गया प्रतिबिंब का। ये प्रतिबिंब आ गई कितने, 10 सेंटीमीटर पर है। तो कहाँ लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर दूर पर दर्पण के सामने बनेगा। लेकिन कौन सा दर्पण है, तो ये उत्तल दर्पण है तो कहाँ बनेगा, ये तो पीछे बनना चाहिए, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे, सामने नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। याद रखना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी है, आभासी कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। पीछे वाला टिक लगाना है, सामने वाला टिक नहीं लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे बनेगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया है कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, यानी कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, तो सबसे कम उसी में होगी जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा तो उसकी चाल जो है सबसे कम। अब यहाँ देखना है हीरे में, जल में, कांच में या केरोसिन में। तो याद रखना कि सबसे जो मतलब क्या नाम है, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसमें होता है, हीरे में। तो इसी में चाल जो है सबसे कम होगी, हीरे में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। याद रखना कि जब सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसमें होता है, हीरे का अपवर्तनांक होता है, इसलिए ना चाल भी इसमें न्यूनतम होती है। अगले प्रश्न की ओर, जो कह रहा है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम किसमें होगा। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसमें है, जल में, कांच में, तारपीन के तेल में, पूछा जाने वाला ऑप्शन है। अभी हमने बताया था अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होता है, हीरे का, इसलिए चाल इसमें क्या होती है, सबसे न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर बी ये सही है। अब बढ़ते हैं 32वें सवाल में। इसके बाद आखिरी प्रश्न आएगा 33वां। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपके पास इतना पेशेंस है कि आप अभी तक देख रहे हैं। थोड़ा मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है ताकि मैं 33 के 33 क्वेश्चन करा सकूं। बहुविकल्पी है, आराम से आप कॉन्सेप्ट के साथ समझ सकते हैं। जो लॉन्ग वीडियो है आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहां हमने आपको धीरे धीरे समझाया होगा। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। क्या लिखा है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अब आपतन कोण का मान, ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, सघन एवं विरल माध्यम के संयुक्त सतह पर, ये तो गलत है, और दोनों माध्यम में एक जैसी, ये भी गलत है। इन दोनों में याद रखना है। अब हमें करना क्या है, देखिए कि ये माध्यम है, ये एन है हमारा, ये मान लीजिए विरल, विरल का मतलब होता है वायु, विरल का मतलब मान लीजिए वायु, इसमें अपवर्तनांक जिसका क्या हो, कम हो। और ये है सघन, सघन मतलब कांच या जल, कांच या जल। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, यानी लिक्विड से ठोस में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये वाला कोण जो है आपतन कोण का मान बड़ा होगा और अपवर्तन कोण का मान कम होगा। यहाँ यही कहा है कि आपतन कोण का मान नहीं, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण, हाँ आपतन कोण ये है आई और अपवर्तन कोण ये है, अपवर्तन कोण आर और आपतन कोण आई के मान से अधिक। अधिक का मतलब अगर हम उल्टी जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ जाएंगे, देखिए तो इसका कोण क्या है, कम। आपतन कोण का मान यानी आई का मान कम है, आर का मान क्या है, ज्यादा है। तो याद रखना कहाँ जा रही है, सघन माध्यम से प्रकाश किरण जब विरल माध्यम में जाएगी तो फैल जाएगी, यानी कोण बढ़ जाएगा। आपतन कोण का मान कम और अपवर्तन कोण का मान ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि वायु प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए वाला। तो ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यानी कांच से लिक्विड में जा रही है, यानी द्रव में जा रही है, तो फैल जाएगी, फैल जाएगी अगर मतलब कोण बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सही है, ए सही है। अब बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ दिया, देखिए चित्र में दर्शाए अनुसार कोई प्रकाश पुंज बॉक्स के फलक ए के छिद्र से आपतित होकर फलक बी के छिद्र से बाहर निकलता है। इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या है। अब मान लीजिए बॉक्स का ए छिद्र है, मान लीजिए यहाँ पर, और ये मान लीजिए बी छिद्र है। यहाँ से किरण जा रही है और इधर जाकर इधर। अब ध्यान दीजिएगा चित्र में क्या है, ऊपर 7 है, नीचे 7 है, नीचे 1 है, ऊपर, यानी ऊपर वाली किरण नीचे जा रही है, नीचे वाली किरण ऊपर जा रही है। इसका मतलब लेंस कौन सा होगा, ये देखना है कि अवतल लेंस होगा, कांच का एक अवतल स्लैब होगा, या एक प्रिज्म होगा, या एक उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ जो है उत्तल लेंस होगा। क्यों होगा, मैं बना भी दे रहा हूँ। देखिए उत्तल लेंस का काम क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण इसमें पड़ती है तो जाकर नीचे टकराती है, इस तरह से ऐसे टकराएगी, ठीक, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ सीधे जाएगी, फिर इस तरह से ऐसे करके यहाँ जाएगी, सीधे निकल जाएगी, इस तरह से ऐसे करके जाएगी। तो क्या होगा, जो नीचे वाली किरण होगी वो निकलेगी यहाँ जाकर, जो 1 नंबर की किरण ऊपर जाएगी और जो 7 नंबर की किरण है वो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन कौन सही है यहाँ पर, ऑप्शन होगा उत्तल लेंस वाला, ठीक है, एक उत्तल लेंस होगा। तो ये हमारे आज इस वीडियो में 33 सवाल थे। तो ये प्रकाश वाले चैप्टर से हैं, यानी परावर्तन और अपवर्तन पे। अगला वीडियो में और दूसरे मतलब चैप्टर पे लेके आऊंगा। बाद में मैं धीरे धीरे करके आपको और भी बहुत सारे आंसर लेकर आएंगे, उसके बहुविकल्प भी कराएंगे, फिर कुछ प्रश्नों का अध्ययन भी कराएंगे। और गणित के प्रश्न आप दे सकते हैं वहां जाकर, प्ले लिस्ट में जाकर गणित के भी आपको मिल जाएंगे हाई स्कूल में, और इंग्लिश के भी मिल जाएंगे आपके लिए।
तो इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।